नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अगले 15 वर्षों में फिर से अखंड भारत बनेगा। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जो भी इसके रास्ते में आएगा वो मिट जाएगा। दरअसल उन्होंने साफ कहा है कि हम बात अहिंसा की ही करेंगे, लेकिन हाथ में डंडा लेकर मोहन भागवत ने कि इस बयान पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो गई है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि 15 साल क्यों, 15 दिन में बनाइए अखंड भारत, पीओके को भी जोड़िए। जैसे जैसे देश में हिंदुत्व का उभार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने इरादे जाहिर करने लगा है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है और आने वाले अगले 15 सालों में अखंड भारत बनेगा। सुनवाते हैं मोहन भागवत के भाषण का एक अंश। हम थोड़ी गति बढ़ा दे तो आपने 20-25 कहा, मैं 10-15 कहता हूँ। उसमें जिस भारत का सपना देखकर हम कर रहे हैं वो भारत स्वामी विवेकानंद ने जिसको अपनी मनस्चक्षुओं से देखा था और जिसके उदय की योगी अरविंद ने भविष्यवाणी की थी, वो हम इसी देह में इन्हीं आंखों से अपने इस जीवन में देख लेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई। मोहन भागवत ने कहा कि हम अहिंसा की ही बात करेंगे, पर ये बात हाथों में डंडा लेकर कहेंगे। हमारे मन में कोई द्वेष, शत्रुता भाव नहीं है, लेकिन दुनिया शक्ति को ही मानती है, तो हम क्या करें? हम अहिंसा की ही बात करेंगे, लेकिन हाथ में डंडा लेकर करेंगे। और डंडा दिखने में ऐसा भारी होगा, सबको डर लगेगा, पड़ेगा तो मुश्किल है उनकी बात, क्योंकि हमारे मन में कोई द्वेष भाव, शत्रुता नहीं है, लेकिन दुनिया ऐसी ही मानती है। हम क्या करें? दुनिया शक्ति को मानती है, तो अपनी शक्ति है, होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ये जागरूक रहकर हम चलेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म और भारत समान शब्द है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब तक राष्ट्र है तब तक धर्म है। मोहन भागवत का ये बयान राजनीतिक गलियारों में काफी अहम माना जा रहा है। शिवसेना ने इसे लेकर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि 15 साल क्यों, 15 दिन में बनाए हिंदू राष्ट्र और उसमें पाक अधिकृत कश्मीर को भी जोड़िए। हम हैं आपके साथ। 15 सालों में नहीं, आप 15 दिन में कर लीजिए। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को, हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी भागवत के बयान पर उन पर तंज कसा है। ओवैसी ने कहा है कि चीन भारत के उस इलाके में कब्जा कर रखा है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। मैं मोहन भागवत साहब को ये बोलना चाहूंगा कि अखंड भारत की ये बातें मत करो। जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। 15 साल क्यों कर रहे हैं भाई? 8 साल में कर लेना था आपको। मोहन भागवत के बयान से साफ हो गया है कि अखंड भारत तो दूर की बात है, हिंदू राष्ट्र के लिए संघ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनके हाथ में डंडा और रास्ते में आने वालों के मिट जाने की बात के मायने एकदम साफ है। इसे उन लोगों के लिए एक कठोर संदेश माना जा रहा है जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। डंडे की बात से ये भी साफ हो गया है कि सिर्फ लोकतांत्रिक ही नहीं, हर संभव तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए संघ परिवार तैयार है। हाल ही में भागवत ने ये भी कहा था कि हम देश के हर गांव में शाखा शुरू करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि संघ अब हिंदू राष्ट्र से बढ़कर सर्व हिंदू राष्ट्र की बात करने लगी है। इस अवधारणा के तहत अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, जावा, सुमात्रा,
मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम को भी अखंड भारत के जनपद का ही हिस्सा माना जाता है। इसी तरह की अवधारणा सर्व जर्मनीवाद रही है। इसी अवधारणा ने जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फासीवाद को जन्म दिया था। आज के दौर में मोहन भागवत के इस बयान को सैनिक हिंदुत्व के उपहार से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जैसे जैसे देश में हिंदुत्व का उबार बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने इरादे जाहिर करने लगा है। और जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 15 सालों में हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, यानी कि अखंड भारत बना दिया जाएगा, उसके क्या मायने निकाले और उसके क्या मतलब निकाले, इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लीडर हैं बीजेपी की। देश रतन निगम जी हमारे साथ है, सपोर्टर हैं आरएसएस के। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, लीडर हैं कांग्रेस के। और शीतल पी सिंह जी हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा देश रतन निगम जी आपसे ही है। सर, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के क्या मतलब निकाले? अखंड भारत का क्या मतलब है सर? नेहा जी, इनफैक्ट आप ये देखें, इनको कई स्तर पर इस बयान को देखा जा सकता है। उसमें बहुत दूर मायने भी है, भौगोलिक और दार्शनिक स्तर। भौगोलिक ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा समूह देशों का जो आसपास है एक साथ आ जाए, और एक दार्शनिक स्तर पर और विदेश नीति और बहुत सारे और विषय को लेके वो एक एकाकी अपना मन बनाए और दुनिया के लिए आगे चले। और आज के दिनों में देखिए, किसी देश पे हमला करना तो बहुत मुश्किल है और सकता। हाँ, जहां तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की और लद्दाख और जम्मू की है, उस विषय पे हमारी भारत सरकार का भी विषय बड़ा साफ है और उसका भारत में हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आज के देश में आप हालात देखिए, श्रीलंका के हालात देखिए, पाकिस्तान के देखिए, जहां तक कि और देश नेपाल के आप हालात, तो वो सब ये चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से भारत के साथ संबंध सुधारे और ऐसा समूह बनाया जाए। सिर्फ श्रीलंका देखिए, आज मदद देखा है हमसे, हमने वहां पर चावल भेजे हैं, पेट्रोल भेजे हैं और उधार हुआ, तो उनको भी ये लगता है कि विदेश नीति और उनकी जो नीतियां थी, समूह बनाया जाए या अखंड भारत की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आरएसएस प्रमुख ने अखंड भारत की बात की है, ये आप समूह बनाने की बात कर रहे हैं? आरएसएस प्रमुख का बयान जो है वो समूह के संदर्भ में था या फिर अखंड भारत के संबंध में था? क्योंकि अगर अखंड भारत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी आना चाहिए, बलूचिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे तमाम और देश आने चाहिए सर। नहीं, आप जो बात कह रही हैं वो भौगोलिक स्तर पर कह रही है, मैं उसको बहुत आगे ले जाके सोच रहा हूँ। आज की परिस्थिति में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और वो आरएसएस का एक ध्येय भी है, लेकिन वहां कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारी जो दार्शनिक व्यवस्था है, हमारा जो दर्शन है, उससे लोग खिंचके हमारी तरफ आ रहे हैं। हम हमला नहीं करने जा रहे हैं किसी, सिर्फ एक अपवाद है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे, और वही एक अपवाद है। बलूचिस्तान में भी लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं, सिंध में भी एक वहां पे मूवमेंट चल रहा है वहां पर। तो वो आगे किस तरह के हालात होंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, को भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, विश्वास ये है कि ये लोग सब साथ में आएंगे और स्वतः साथ आएंगे जी। तो ये तमाम जो देश है वो साथ में आएंगे और जल्दी ही साथ आएंगे, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर कांग्रेस के लीडर से है मेरा, रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई आपको लगता है कि अब जो स्थिति है वो अखंड भारत वाली स्थिति है या फिर हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं? मोदी है तो मुमकिन है, और ये तमाम जो बातें की जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये मुमकिन हो सकता है? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर भारत का विस्तार होता है और अखंड भारत बनता है तो इसमें हर भारतवासी की खुशी है। हर भारतवासी इस पे खुश होगा कि चलो हमारा विस्तार हो रहा है और हम अग्रसर हो रहे हैं, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।
लेकिन जो संघ प्रमुख ने जो कहा है ये पूरी कल्पना है। आप अगर देखिए तो ये अभी जो आरएसएस के लोग बैठे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हम ऐसे उससे आगे बढ़ के हमले से आगे बढ़ के देखते हैं, हम विचारधारा की बात करते हैं, सबको सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हम अखंड भारत की परिकल्पना करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है कि इस्लामिक देश है वो कभी भी हमारे साथ आ सकता है, वह हिंदू धर्म को अपना सकता है या हिंदुत्व की बात कर सकता है? ये सिर्फ इनकी पूरी कल्पना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे कि हम हमला नहीं करेंगे। आप अपने संघ प्रमुख का ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट को। संघ प्रमुख ने क्या कहा कि हम जो है अहिंसावादी हैं, लेकिन हम हाथ में डंडा लेकर भी चलते हैं। मतलब डंडा और अहिंसा से कुछ लेना देना ही नहीं। अरे अहिंसावादी तो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने बिना डंडे के बिना हिंसा के उन्होंने देश को आजाद कराया। कहते भी है दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो गांधीवादी विचारधारा से हमने देश आजाद कराया, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, और ये अखंड भारत की बात करते हैं और डंडे की बात करते हैं। ठीक है, ये इनका देशरत्न जी जवाब दीजिए इस पे। कह रहे हैं कि अखंड भारत की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं और हाथ में डंडा लेके चलने की बात करते हैं। ये कैसे मुमकिन है? अगर अहिंसावादी है तो फिर डंडा हाथ में क्यों, और डंडा हाथ में है तो अहिंसा के रास्ते को कैसे अपना सकते हैं आप? देखिए नेहा जी, अगर इसको संकीर्ण रूप से लेंगे तो कांग्रेस जैसा ही जवाब आपको मिलेगा। यहाँ पर जो भागवत जी ने बोला है, ये बोला अहिंसा की व्यवस्था बनाने के लिए डंडा हाथ में लेना जरूरी होता है। कई बार इतिहास में अगर देखें, 1000 साल में जो हमारे ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किए, चाहे वो तुर्की हो चाहे मुगल हो, उनका हमने भरपूर मुकाबला किया और उनको भगाया फाइनली। और वो अहिंसा से नहीं भगाया, लेकिन अहिंसा का आपको याद रखना पड़ेगा कि अहिंसा की व्यवस्था बनानी है। ये अगर किसी भी तक आप जा सकते हैं, वहां डंडा है। डंडा एक प्रतीकात्मक चीज है। जहां पर कोई हिंसा अगर करता है उसके प्रकार के लिए आपको डंडा उठाना पड़ता है। तो इसको संकीर्ण रूप से नहीं सोचना पड़ेगा, इसको व्यापक रूप से आप देखना पड़ेगा। आज भी अगर आप देखें कानून व्यवस्था, कोई रामनवमी पे हिंसा करता है या चारों तरफ हिंसा होती, पुलिस ने डंडे का वहां प्रयोग किया है हिंसा वहां स्थापित करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। और जी हिंदू की बात है, हिंदू की बात हमेशा ही रही है कि हमारे सबके हिंदू है, डीएनए एक है। आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है और यही सनातन धर्म है। आपका दायित्व कर्तव्य बोध के आधार पर समाज में। ठीक है सर, ठीक है। रमन मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है रमन जी आपका। जो मोहन भागवत ने कहा है कि सनातन धर्म, जिसका जिक्र अभी देशरत्न निगम जी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश बहुत बार हुई है लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम अहिंसा की बात करेंगे और ये बात हाथों में डंडा लेकर करेंगे। कैसे इसे देखते हैं? देखिए, परम पूज्य संचालक जी मोहन जी भागवत, वो सिर्फ उनको मोहन भागवत करके उद्बोधित करना, मैं समझता हूँ अपने अपने विचार की बात है, लेकिन मैं उसको उचित नहीं मानता। जिस प्रकार से अगर ये बोला जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी और बापू दोनों में जो अंतर है, वही श्रद्धेय मोहन जी भागवत जो सर संचालक हैं संघ के, उनका उद्बोधन इस प्रकार से करा जाए तो शायद तो गांधी जी की तुलना आप मोहन भागवत से कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ किस कर रहा हूँ। गांधी जी ने अपने विचार रखे, उन विचारों के ऊपर भारत ने भी करा। जैसे अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि साबरमती बिना खड़क बिना ढाल, तो चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पेरिस में गिनवाता जाता हूँ वीर सावरकर, इन सब ने क्या करा? ये वहां बैठे कोई भजिया तो तल नहीं रहे थे, इन्होंने भी देश के लिए अपने कुर्बानी दी। तो ये बोलना कि बिना खड़क बिना ढाल, मैं उसको उचित नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि सबका एक रला मिला एक सम्मिलित प्रयास था, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई लें या पांडे जी लें या हम राव तुलाराम लें, इन सब ने अपने अपने प्रयास करे। तो ये जो एक धारणा बनाई हुई है ना कि सिर्फ गांधी जी ने दिया, ऐसा नहीं है।
सबका अपना अपना योगदान है, गांधी जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हम वो अलग बात है कि गांधी जी के विषय पे जब बोलेंगे बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना चीज बता दूं कि अगर वो जो रास्ता बोला गया है उसमें तो महात्मा गांधी भी डंडा लेकर चलते थे। महात्मा गांधी के आप किसी भी अभी निकालिए, महात्मा गांधी जी कहते थे जो हमारे रास्ते में आएगा उसका काम तमाम हो जाएगा, या फिर जो हमारे रास्ते में आएगा वो मर मिट जाएगा। ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे क्या गांधी जी? देखिए, गांधी जी क्या करते थे क्या नहीं करते थे, मैं उसके ऊपर पूरी लंबी बात कर सकता हूँ कि एक बैरिस्टर जिसकी यहाँ पे प्रैक्टिस ठीक नहीं चली, वो सडनली साउथ अफ्रीका जाके कैसे इतने बड़े बन गए, कौन सी दिव्य दृष्टि आई, वो सारी चीजों पे हम बात कर सकते हैं। उस विषय का भी मेरे को ज्ञात है, मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो आप जब बोलेंगे मैं उस विषय पर बात कर लूंगा। फिलहाल जो आप पूछ रही हैं मैं उसका जवाब दे दूं। उसका जवाब मात्र इतना सा है कि अजरबैजान में भी संस्कृत के श्लोकों से उद्बोधित वर्णित सूर्य का मंदिर है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि अगर आप जेनेटिक साइंस पे जाएंगे तो 1/3 से ऊपर विश्व की जेनेटिक जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जेनेटिक मैपिंग जो हुई है 1/3 से ऊपर इंडिक पूल है। ये इंडिक पूल क्या हुआ जी? तो ये जो लोग गए हुए हैं वो उनको बिना देखो, जिनको डरा धमका के कहीं आप ले गए हो, अगर वो अपनी स्वेच्छा से आ जाते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कोई किसी को ये अखंड भारत का क्या मतलब है? अखंड भारत में आप किस किस को देखते हैं साथ में? देखिए, अखंड भारत वही है जो पहले था। बीच में अगर रास्ता भटक के पहले तो बहुत कुछ था ना सर, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बता देता हूँ। हाँ। आपको मैं एक रिजवी साहब हैं जो कि यूके में रहते हैं, बहुत विशुद्ध साइंटिस्ट हैं जेनेटिक पूल के, उनके साथ मेरा चर्चा हुई थी और उन्होंने बोला था कि मैंने जो जेनेटिक मैपिंग करी है उसके अनुसार 1/3 से ऊपर विश्व के अंदर इंडिक पूल के लोग हैं। मतलब वो लोग जो हमारे हिंदुस्तान से जो जेनेटिक है वो वहां पे गई हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि ये दबाने का सिस्टम जो वेस्ट में आया या यूरोप में आया, ये बाद में आया। पहले वो लोग भी, चाहे रोमन एम्पायर थी, चाहे मेसोपोटामिया में थे, चाहे इजिप्ट में थे और आगे थे, ये सब उनका दाह संस्कार होता था। वो अलग अलग तरीके से करते थे। और वो सारा बताइए ना कहाँ पे आप देखते हैं? अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान का भी जिक्र होगा, उसमें बलूचिस्तान का भी होगा, नेपाल का भी होगा, तिब्बत का भी होगा, भूटान का भी होगा, म्यांमार का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा। सर मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आप नेहा जी, आप नेहा दुबे हैं, जब भी आपने घर में अनुष्ठान कराया होगा, यज्ञ होता है, उसमें जब हम बैठते हैं तो बात क्या होती है? भारत खंडे जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप जो था ये सारा अखंड भारत था। भारत जो था उस जम्बू द्वीप का हिस्सा था। उसके बीच में सारा जो सभ्यता थी वो यहाँ से थी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मंगोल से लेके अजरबैजान तक और वहां से लेके नीचे आपका इंडोनेशिया तक, ये सारे वो जगहें थी जहाँ पे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की पृष्ठभूमि मिलती है। आप चाहें तो आज भी कंबोडिया के अंदर मिलती है, हम तो मना नहीं कर रहे, लेकिन आरएसएस प्रमुख का बयान क्या इसी संदर्भ में मैं देखूं क्या? वो तो विश्व वसुदैव कुटुंबकम है। हम तो सबको अपना घर बनाना चाहते हैं, सबको जो जहाँ से चले गए हैं उनको घर लाना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर, मैं लौटूं आपके पास। सिंह साहब, मोहन भागवत ने कहा है कि शक्ति की भाषा, ताकत की भाषा विश्व समझता है। कैसे इसे देखा जाए? और अखंड भारत की बात की है कि 15 साल में अखंड भारत बनाया जाएगा। संसद में कहा गया था, हमारे होम मिनिस्टर साहब का बयान था, और उसके बाद वो बयान किसी ने दोहराया नहीं। अक्साई चीन की बात थी। अक्साई चीन भी भारत का ही भाग है, 62 में हमसे निकल गया था। लेकिन हम अक्साई चीन के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करते, नहीं बोलते ही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है कि हमारी 1000 किलोमीटर जमीन अभी हाल में जो स्क्रिमेज चाइना ने की है उसके तहत उनके पास चली गई है। हम इस पर बोलते ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी वगैरह तो नाम भी नहीं लेते।
ये सोशल मीडिया में कुछ लोग इंडिविजुअली बोलते रहते हैं, या कुछ लोग जैसे पुराने स्वामी अब बोलने लगे हैं, वरना कोई बोलता ही नहीं किसी को। तो ये अखंड भारत डंडे से, ये डंडा तो सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को डराने के लिए ही काम आ सकता है। आज की दुनिया में डंडे का क्या मतलब? हाइपरसोनिक मिसाइल के युग में जब मैक 22 फायर हो रही है, डंडा लेके, चड्डी पहन के और पैंट लेके, ये सब मतलब ये कोई बात है? अनफॉर्चुनेट है कि इस पर देश में बात हो रही है। ये हमारी बात का स्तर हमें बता रहा है कि हम कहाँ पहुंच गए। मूर्खता का जो अंतिम स्तर होगा ये वो है। ये डंडे का युग है, डंडे से आज दुनिया में किसी से लड़ेंगे? वो लोग बेचारे डंडे से लड़ सकते थे जो 20 लाशें हमारे यहाँ लड़ती। खैर, इस बात का कोई सर पैर नहीं है, और ऐसी सिर पैर की बातें राजनीति में दुर्भाग्य से पैदा की जाती हैं, और लोग उन पर बात करते रहते हैं, और वो फिर दूसरी बात आ जाए, अगले साल या अगले 6 महीने फिर दूसरी बात आ जाएगी, ऐसे ही अफला बात आ जाएगी जिनका कोई सर पैर नहीं होगा। असल में तो ये हो रहा है हमारे देश में कि एक आबादी को जिसकी संख्या कम है, उसको बाकी ज्यादा लोग तलवार, डंडा, लाठी, गाली, माइक लेके डराने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं, और उसको धर्म और तमाम तरह के दर्शन का लबावत पहना दिया जाता है, या शाब्दिक आडंबर से उसको ढक दिया जाता है। जरूरी ये है कि जो भी हमारे पास भूगोल अभी है, जो भी हमारा बनाया हुआ नहीं है, अंग्रेज बना के गए थे, हमारा तो एक जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा कर सकें। तो उसमें हम सफल नहीं है, सच्चाई ये है। तो जो है उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें हम से उनको रख सके, उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने, जीने, अस्पताल जाने, जाने, और इन चीजों की रोजगार मिलते, रोजगार सरल रूप से चल रहे। देश दीपक जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, देश रतन जी माफ कीजिएगा, जिस बात का जिक्र अभी सिंह साहब कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि अक्साई चीन की बात करिए सर, जो पॉसिबल नहीं है बात उसकी की जा रही है, बात ये की जा रही है जिसकी सर पैर ही नहीं है। अब उनका ये कहना है कि बात एक्साइज चीन की करिए जो चीन के कब्जे में है, बात पीओके की करिए, उसकी क्यों नहीं बात होती है? आप ये कहते हैं अखंड भारत बना देंगे, 15 साल के वक्त में अखंड भारत बन जाएगा। अभी सिंह साहब कह रहे थे तो पॉसिबल नहीं है, क्यों उन पे बात हो रही है? असल मुद्दों से क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या? देखिए नेहा जी, ये जो बात आप पत्रकार कर रहे थे, डंडे को डंडा ही मान लिया, मैंने कहा था वो प्रतीकात्मक चीज है, तो इसको इतनी संकीर्णता से सोचेंगे तो डंडा सिर्फ गिल्ली डंडा के हिसाब से ही दिखेगा। और मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, और जो आपका पीओके है और ये सारी चीजें, ये सरकार का राजनीतिक स्तर पर अपनी बातें कर रहे हैं। हमने एक सामाजिक स्तर पर एक बात करी है, एक दार्शनिक स्तर पर बात करी है, और संघ राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता और राजनीति के विषय में बोलता भी नहीं है करता। ये जो बातें एक्साइज चीन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है और वो अपने कार्य करेंगे। हमने एक दूसरे लेवल पर बात करी है, विचारात्मक बात है, और इसके विषय में जो जैसे बड़ी सारी परेशानियां आप पड़ोस में आ रही, और ये देश भी समझ रहे हैं, हो सकता है कल को वो हमारे साथ जुड़ जाए। श्रीलंका को परेशानी आ रही है, बलूचिस्तान में एक मूवमेंट चल रहा है, सिंध में भी मूवमेंट चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अंधेरा कर दिया गया कि भारत हमला न कर दे, तो ये एकदम उन्होंने ब्लैकआउट कर दिया था वहां पे। तो ये जो चीजें हो रही है, इस डेवलपमेंट पे नजर रखिए, तो ये हो क्या रहा है हमारे आसपास। तो उन सब चीजों को देखते हुए भागवत जी ने एक विश्वास व्यक्त किया है, ये कल्पना नहीं है, ये विश्वास, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इसमें कहीं सार्थक होगा। और अगर इसको डंडे को और हिंसा को सिर्फ संकीर्ण नजर से देखेंगे तो हम इस डिबेट को गिल्ली डंडा के ले आए, हमें उससे ऊपर उठना पड़े और दार्शनिक स्तर पे और भौगोलिक स्तर पर इस पे चर्चा करेंगे तो सार्थक। मोहन भागवत जी बड़े जिनी व्यक्ति हैं और वो ऐसी चीजें, और एक जो उन्होंने हमारे भारतवासियों के लिए बोला है, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी कह रहे थे हर भारतीय खुशी, तो ये उसी खुशी का इजहार है, उसका विश्वास है। और इसके लिए मैं कांग्रेस के नेता को बधाई देता हूँ किस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट किया है, जो और बहुत सारे प्रवक्ताओं से अलग है। तो ये भारतीयों की बात है, संघ की बात नहीं है, ये भाजपा की बात नहीं है, कांग्रेस की बात नहीं है, ये इससे ऊपर की बात है।
तो हम सारे भारतीयों को उसमें एक अपना विचार लगाना चाहिए ठीक। और स्तर को डंडे के स्तर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है रमन जी, संजय राउत कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो हम आपके साथ हैं, पहले पीओके को लेके आइए और पीओके को भी ये नहीं कि 15 सालों में लाएंगे, 15 दिन में लेके आइए। देखिए, मैं संजय राउत जी की बात नहीं करूंगा, वो बड़े नौटी नेता हैं और इस देश के अंदर मेरे को लगता है जो बुलडोजर की पहली किश्त थी, देश को कैसे बुलडोजर चलाना चाहिए, तो उसका गलत उदाहरण उन्होंने दिया, सही हमने कर लिया। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपने कांग्रेस के मित्र का जवाब इतना जरूर देना चाहूंगा, अगर वो सुब्रमण्यम स्वामी जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो फिर वो तो ये भी कहते हैं कि सोनिया जी ताड़का हैं, वो ये भी कहते हैं कि राजीव गांधी के मर्डर के अंदर सोनिया जी का हाथ था, और बहुत सारी चीजें कहते हैं। राहुल जी के लिए कहते हैं कि वो नशा करते हैं और चीजें कहते हैं। तो क्या वो सारी चीजों को भी आज मान रहे हैं कि वो भी सत्य है? एक बड़ा सवाल ये। दूसरा सवाल जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, देखिए, एक विषय होता है जिसे कहा जाता है कहावत। हमारे यहाँ एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों के साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब ये है कि जो जैसा है उसको उस भाषा में उस दृढ़ता से समझाना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए कि यूएस की आदत थी कि वो बार बार ऊट पटांग जो मन में आया वो टिप्पणी कर देता है। उन्होंने बोला, यूएस के विदेश मंत्री ने एक बार अब बोल पड़े कि जी भारत के अंदर हम देख रहे हैं, तो हमारे विदेश मंत्री ने भी बोला कि हम दुनिया को और आपको दोनों को देख रहे हैं। तो जैसा जवाब और जैसी भाषा जिसको समझ आती है उसको वैसी ही समझानी चाहिए। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आज अगर आपके पास परमाणु शक्ति है तो वो इसलिए नहीं है कि आपने किसी का घर तबाह करना है, वो इसलिए है कि कोई आपका घर तबाह ना करे। और यही जो डेटरेंट की पॉलिसी है, आप अगर स्ट्रांग हैं, आप अगर बुद्धिमान हैं, तो आपके साथ जब कोई बैठ के डिबेट कर रहा होता है 4 बार सोचता है कि उसने क्या बोलना है। अब अगर राहुल जी डिबेट कर रहे हो, उनके साथ कोई और बैठा हो, उसको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यही बात अगर अनुराग ठाकुर बैठे हो डिबेट कर रहे हो तो फिर कांग्रेस के दूसरे नेता सोचते हैं कि क्या बात करनी है। इसी ये एक उदाहरण है। तो मेरा कहना इतना है, डंडा जो है वो डंडा सिर्फ क्लास में भी टीचर मारने के लिए नहीं रखता, सिर्फ दिखाने के लिए रखता है। तो कहीं जब आपके पास वो शक्ति है, वो नॉलेज है, वो आर्थिक शक्ति हो, नॉलेज की शक्ति हो, वो मिलिट्री की शक्ति हो, वो शक्ति अगर आपके पास है तो वो डेटरेंट का काम करती है, वो डिटर्जेंट का काम नहीं करती, वो डेटरेंट का काम करती है। इतना फर्क समझना चाहिए। अब आ जाइए आप इस बात के ऊपर, क्या इसमें क्या बुराई क्या है? अगर इंडिक पूल का सारा जीन सिस्टम जो है अगर वो एक लैंडमार्क के हिसाब से भी बराबर हो जाए, अब पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, अफगानिस्तान का बहुत सारे कल्चर आज भी अगर आप देखें तो ये सारे जगह में जो कल्चरली अगर आप देखें तो ये कल्चरली तो बहुत सारी चीजें सेम तरीके से होती हैं, सिर्फ नाम आगे पीछे कर दिया हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है कि जब आप, भारत तब भी था जब इंडिया नहीं था, ठीक है, और भारत तब भी होगा जब इंडिया नाम जो है वो अगर चेंज हो जाता है कभी, तब भी भारत होगा, क्योंकि भारत हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्र है। ठीक है रमन जी, ठीक है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से मैं उनका रुक कर लेती हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके पास। ठीक है रत्नाकर जी। नेहा जी, मैं सबकी बातें सुन रहा था और मैं अलग अलग सबका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को ये कहूंगा कि इन्होंने जो 1000 स्क्वायर फीट की बात की है उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि ये पहले अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना गांव बसा देता है उस गांव को जो हटाने का काम नहीं करेंगे और ये पीओके की बात करेंगे, ये अखंड भारत की बात करेंगे। जो मूल समस्याएं हैं देश के अंदर, जो
राजकूटनीति के द्वारा हल की जा सकती है, उन समस्याओं को हल नहीं करेंगे और ये अखंड भारत की बात करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये आरएसएस के जो बैठे हैं उन्होंने कहा था डंडा सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज होती है। देखिए, अगर डंडा सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज होगी तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो धर्म के रास्ते में आएगा उसको मिटा दिया जाए? तो ये डंडा किस प्रतीकात्मक चीज की बात कर रहे हैं? मिटाने की एक बात कर रहे हैं ना आप। अब डंडा जो लिए हैं धर्म के रास्ते में अगर आएगा तो उसी डंडे से आप मिटाएंगे। तो ये आपका विरोधाभास बयान है, वो कहीं भी मैच नहीं खाता है सरसंघचालक से, समझ रही है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। नेहा जी, ये वसुधैव कुटुंबकम किस प्रकार हासिल कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आज की परिस्थिति में देखिए, ये जो कर्नाटक में हिजाब का मसला हुआ है, ये कभी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। ये तिरंगा से इनको प्यार नहीं है। हिजाब के मसले में जब कर्नाटका में इनके ही लोग तिरंगा उतार कर और वहां पे भगवा फहराने का काम करते हैं, तो ये वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना किस प्रकार करेंगे ये मुझे बता दें। इनके भगवाधारी, हिंदू संस्कृति में भगवाधारी अगर किसी महिला के बारे में अगर आप शब्द कहता है तो उसका तिरस्कार करते हैं। लेकिन आपने एक वीडियो देखा होगा अभी, एक भगवाधारी ने किस तरह बयान औरतों के बारे में दिया है कि हम दूसरे समुदाय के औरतों का रेप करेंगे। तो ये कौन से वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं? मस्जिदों पे चढ़कर आपने देखा होगा कि इनके शासित 11 राज्य जहाँ पे दंगे हुए हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्य हैं। और राजस्थान में भी दंगा हुआ है। सुन लीजिए, पूरा कर ले दीजिएगा प्रश्न पे। आज आप पश्चिम बंगाल में भी दंगा हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ सर। पूरी कर लेने दीजिए। मस्जिदों के ऊपर जो झंडा फहराते हैं, ये कौन से वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं? तो ये जो सिर्फ भाषण मत दीजिए, तथ्यों के साथ, तर्क के साथ दीजिए प्लीज। तथ्यों के साथ मैं आपका तर्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतने बड़े ठीक है। मैं एक छोटे से ब्रेक का, सरदार पटेल सिंह साहब, मोहन भागवत के बयान से साफ हो गया है कि अखंड भारत तो दूर की बात है, ये हिंदू राष्ट्र के लिए संघ किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। उसके हाथ में डंडा और रास्ते में आने वालों के मिट जाने की बात के मायने एकदम साफ नजर आ रहे हैं। इससे क्या उन लोगों के लिए एक कठोर संदेश माना जा सकता है जो हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अंगीकार की थी इस देश ने, उसके प्रतिलोम के तौर पर हो रहा है। और इसकी एक मिसाल नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में उपलब्ध नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये जो सबसे बड़ा न्यायालय है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ जो चीजें हो रही हैं इससे इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसके बाद अनवरत हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन उन सब पर कोई बात खड़ी की जा सकती है। हम उस तथ्य पर आए कि दुनिया में आज की हेकड़ी, या तो आपके पास तकनीकी विकास आपका इतना आगे हो जो दुनिया में सबसे आगे हो, जैसे अमेरिका वगैरह के पास है, या आपकी जेब का विकास, आर्थिक विकास इतना हो जैसे यूरोप और दूसरे देशों के पास है। उसका मतलब होता है पूरा अफ्रीका है, पूरा एशिया है, एशिया के गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिका है, कौन इनकी बात करता है? बात सिर्फ एशिया में उन देशों की होती है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तकनीकी हैसियत जिनकी बहुत मजबूत है। बाकी हम ये सब गल्प चाहे जितना करें, इसका सबका कोई मतलब। अब आर्थिक स्थिति क्या है? मनमोहन सिंह साहब जब 2014 में गए तो 2 लाख 2 लाख करोड़ के आसपास डॉलर में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो छोड़ के गए, और करीब 54 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा। इस समय 136 लाख करोड़ का कर्जा है और 2.80 लाख करोड़ हमारे पास हार्ड करेंसी में हमारी इकोनॉमी है। हम बातें कर लेते हैं खूब बड़ी बड़ी, उससे चुनाव जीत लेते हैं और लोगों को वो कर सकते हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी की दर है इस समय। जो एनएसएसओ आंकड़े बनाता है, अब लगभग सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि वो जालसाजी उसमें हो रही है। इसके बावजूद इन्फ्लेशन 6% से ऊपर निकल गया है।
घोषित थे। महंगाई को इन्फ्लेशन के आंकड़ों में देखने की जरूरत नहीं, नींबू क्या भाव है, तेल क्या भाव है, आप सबके हमारे आपके सबके घरों में राशन पानी सबकी आती है, हम आप उसको समझते हैं। सवाल इस देश में इन समस्याओं का सामना करने का है। आप खुद ही कह रहे हैं अपनी शेखी बघार के कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना पहुंचा रहे हैं, तब जिंदा है। 10 करोड़ लोगों की शिकायत नीति आयोग मानता है कि जो राशन कार्ड की हमारी प्रणाली में अभी तमाम कारणों से दाखिल नहीं हो सके हैं, यानी 1 अरब 30 करोड़ में 90 करोड़ लोग तो हैंड टू माउथ में अगर उनको ये राशन सरकारी न मिले तो जिंदा नहीं रहेंगे। ये हमारी तरक्की की हालत है। ऑक्सफैम कहता है कि 23 करोड़ नए गरीब हमारे गरीबी की रेखा से नीचे गए। इन सवालों का जवाब देने की जरूरत है। ये काल्पनिक बातें और वसुधैव कुटुंबकम और भारी भारी शब्द और ये काल्पनिक बातें। ठीक है सर, मैं इसमें जवाब ले लेती हूँ, एक सेकंड, 22 तक इस देश में किसानों से आय दुगनी हो रही थी, अपना घर बन रहा था। अब वो सब बातें नेपथ्य में है। अब है अखंड भारत, जिसका कोई जमीन पे और धरती पे और सोच समझ में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्वहीन बातों पे बात करते रहिए। ठीक है देश रतन जी, बात ये हो रही है कि जो इलाका आपके पास है, जो क्षेत्र आपके पास है, वो तो बेहतर तरीके से संभल नहीं पा रहा। वहां पे तो इतनी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को दूर करने में सरकार विफल साबित हो रही है। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ काल्पनिक है क्या? देखिए नेहा जी, मैं कुछ तथ्य दे दूं आपको, जो घुमा फिरा के आपके सामने तथ्य रखे गए हैं उनको थोड़ा सा साफ कर। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 618 बिलियन, जो कि हाईएस्ट है अभी तक इतिहास में। 418 बिलियन का एक्सपोर्ट हो गया, फर्स्ट टाइम क्रॉस की। हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन मार्च में हुआ है 1.42 लाख करोड़। आईएमएफ कहता है कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी, हिंदुस्तान ने। दुनिया में बढ़ी है, हिंदुस्तान में कम हुई है। ये भारत की कोई एजेंसी नहीं बोल रही है, ये हमारे पत्रकारों को दिखता नहीं है। हमारे पास चुनौतियां हैं, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया सरकार से कर रही है और उन चुनौतियों से हमको निपटना पड़ेगा। और चुनौतियों से जो अच्छे से निपटता है वही वापस आता है। तो 2019 में वो सरकार वापस इसकी आई। बहुत सारी चीजें लोगों ने बोली, पत्रकारों ने भी बोली कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया है, फलाना हो गया है, ठिकाना हो गया है। लेकिन जनता समझदार, वोटर बहुत समझदार है, वो वापस आया। और ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, यही परेशानी है, इसलिए इनको निकाल दिया गया। और बहुत सारे स्टेट में निकाला भी जा रहा है। लोगों को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, गरीबी खत्म हो गई। सर ये राशन बांटने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए पेंडेमिक था, अब क्या जॉब चला गया था, दुनिया में मंदी आ गई, हमारे यहाँ आईएमएफ कहता है अब आ गया। पेंडेमिक जॉब जो चली गई थी वो आ गई क्या? सब आ रही है वापस, आ रही है वापस। इकोनॉमी किस तरह से बढ़ रही है आज की डेट में, वही चीज अभी वही चीज सिंह साहब ने कही कि आप लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो इतना राशन बांट दिया, इतने लोगों को राशन मिल गया, तो सर ये वाहवाही की बात है क्या? देखिए जो काम करेगा वो क्रेडिट लेगा, और जो काम नहीं करेगा वो क्रेडिट लेगा, उसको जनता बाहर कर देगी। सर क्रेडिट तो इस बात का लेना चाहिए कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतने हमने रोजगार दे दिए, हमने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। सर ये मुफ्त में खैरात लोगों को चाहिए क्या, बताइए? आप अखंड भारत की बात करते हैं, यहाँ पर जवाब देता हूँ आपको। यहाँ पे फ्री के राशन बांटने की बात हो रही है। सुन लीजिए, जब पैंडेमिक में, महामारी में सारी दुनिया में भूखमरी हो गई, तो ये सरकार का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि लोगों को भूखा मरना ना। आप चाहती हैं लोगों को भूखा मार दिया जाए, उनको फ्री राशन ना दें? हम क्यों चाहेंगे? हम तो उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जिस बात का जिक्र अभी सिंह साहब कर रहे थे और सरकार कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का दर कम हुआ है। अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है और तेजी से जनता बढ़ रही है, अपने अपने कामों में जा रही है पूरी तरह से। आप आज कई कारों में आप एक वक्त तो सर ये आंकड़े निकल के सामने आ रहे थे कि अब किसान भले ही कम खुदकुशी कर रहे हो लेकिन बेरोजगार ज्यादा कर रहे हैं। चलिए सर बताइए, रखिए अपनी पूरी बात करिए। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी आपकी आवाज मिल रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो हम लोग गरीब लोगों को राशन देते हैं या अभी दिया जाता है, ये प्रणाली हमें लंबे समय से हम चलानी पड़ी है। पहले ये 1 रुपए और 2 रुपए इन अन्नों का दाम था, और इस तरह से ये 100 रुपए या 150 रुपए में ये राशन उनको दिया जाता था।
अब सिर्फ वो 100-150 की हम सब्सिडी हमने एक तरह से एक्स्ट्रा की है पेंडेमिक के दौर। तो ये तो एक गलतफहमी लोगों को कि ये पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। इस तरह से गरीबों को राशन देने की प्रथा हमारी पुरानी है और वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी आबादी। नहीं सर, जब ये कहा जाता है कि हमने तो गरीबी को खत्म कर दिया या गरीबी खत्म करने की कगार में है, तो फिर ये राशन फ्री का क्यों? फ्री का ये राशन क्यों? वही कहता हूँ, ये कंट्रास्ट है। अच्छा, वो उन्होंने एक और बात कही थी। हाँ सर, आपकी आवाज फिर नहीं मिल पा रही। आ रही है क्या? हाँ हाँ, आपकी आवाज मिल रही है जी। ये जो हमारा फॉरेक्स है, आप इसका इस्तेमाल देखिए, ये हमारे बाजार में हमारी सरकारी कंपनियों के बड़े हिस्से को खरीद चुका है और ये सारा का सारा शेयर मार्केट में आ रहा है। आज इस देश की पहले कंपनियों का जितना हिस्सा विदेशी कंपनियों के पास था, उसकी तुलना में 23% के आसपास जा चुका है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा मुद्दे से अलग हो गए। क्या इससे कोई नया कारखाना लगा? हमारी सच्चाई ये है कि बड़ी बड़ी जो कार कंपनियां तमिलनाडु वगैरह में से 2 तो वापस हो गई। हमारा हुआ क्या इससे? नई कोई चीज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी तो बना के दिखाइए साहब, दूसरी छोड़ दीजिए। दुनिया में जिस यूनिवर्सिटी को हम नाम दे सके, एक जो है उसको तहस नहस कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, जिस उम्मीद के साथ एक बार फिर से मोदी को सत्ता सौंपी थी, जिस उम्मीद के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया था और ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडित वापस लौटेंगे, संजय राउत कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें तो वापस बसाइए। अब भागवत कहते हैं कि अब की बार ऐसे बसना कि फिर कोई उजाड़ ना सके, कहने से हो जाएगा क्या? देखिए नेहा जी, जो कश्मीरी पंडितों का ये हितैषी बने फिरते हैं, सबसे बड़े तो मैं कहूंगा कि कश्मीरी पंडितों का हित इन्होंने ही किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही किया है। अभी संसद में ही बयान दिए थे माननीय गृह मंत्री जी की 34 लोग सिर्फ कश्मीरी पंडित वहां पे पुनर्स्थापित हुए हैं। और आज जिस तरह से कश्मीर फाइल्स के रूप में ये लोग झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, उससे कश्मीर जैसे प्रदेश में वहां पे हिंसा और फैल रही है और कश्मीर पंडित वहां पे और असुरक्षित हो रहे हैं और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें वो लोग अपने जानमाल से हाथ धोना पड़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा, मैं सिंह साहब का कुछ एक चीजों को जरा ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तो विकास का नारा लेके आई थी कि हम विकास करेंगे, ठीक है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज जब वो विकास के मायने हर मायने में फेल हो चुके हैं, मैं आंकड़ों के साथ आपके पास आऊंगा, हर मायनों में फेल हो चुके हैं, तो ये घूम फिर के ये जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये हिंदू बना मुसलमान करते हैं और ये अखंड भारत जैसी परिकल्पना, कोरी परिकल्पना, जो झूठी परिकल्पना लेके आते हैं ताकि लोग उसमें उलझ के रह जाएं। देखिए, 8 साल में इनकी नाकामियां ये है कि आज वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें उसने कहा है सर, वो अखंड भारत की बात करते हैं, कश्मीर में वापस पंडितों को बसाया, चाहे कुछ ही परिवारों को बसाया। आपने क्या किया था बताइए ना, आप तो उनका जिक्र तक नहीं करते थे। देखिए नेहा जी, जब ही 1990 में 4 लाख कश्मीरी वहां से भागे थे कश्मीर से, तो उस समय सत्ता में जो बैठे थे वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। सर, उसके बाद आप सत्ता में नहीं आए क्या? की सरकार, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूछ देंगी तो फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे। जब कश्मीर में हिंसा हो रही थी तो इन लोगों ने क्यों नहीं सरकार पे दबाव डाला कि हम नहीं, सरकार गिरा देंगे, आप हिंसा को वहां तुरंत रोकिए और कश्मीरी पंडितों का पलायन को रोकिए। तो उस समय तो ये लोग किए नहीं। और ये लोग जो, देखिए विडंबना, देखिए कि प्रधानमंत्री जी जैसे गरिमा में पोस्ट पे बैठे व्यक्ति ये कहता है कि कश्मीर फाइल्स के माध्यम से हम सच्चाई जान गए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी सच्चाई जो छुपी थी और सिर्फ फिल्म के माध्यम से वो बाहर आ गई कि कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये मैं ये कह रही हूँ, अगर फिल्मों से ही सच्चाई पता चलने लगी। उसके बाद आप सत्ता में आए नहीं, उसके बाद आप सत्ता में आए ना, आपने कश्मीरी पंडितों का सोचा क्या? आपने सोचा कि कैसे हम पीओके को अपने पास लेके आए, कैसे हम अक्साई चीन को अपने पास लेके आए? आपने सोचा? कम से कम वो सोच तो रहे हैं। सोचने और करने में देखिए वो झूठ बोल रहे हैं, वो सोच नहीं रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये मीडिया में बैठे लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो ये कैसे तय होगा कि दिखावा हो रहा है?
जी वही तो आंकड़े मैं आपके सामने देना चाह रहा हूं कि किस तरह से ये विकास की बात कर रहे थे और आज विनाश की तरफ देश को लेके चले गए। वही मैं बात कर रहा था, पूरा कर लेने दीजिए। अभी जो सिंह साहब कह रहे थे कि 23 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा के नीचे कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया था? 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर किया था। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये मैं बताऊं, आज ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं, 2800 कंपनियां जिसमें फोर्ड मोटर्स, जनरल मोटर्स, हार्ले जैसी बड़ी कंपनियां भारत छोड़ के चली गई हैं। ठीक है देशरत्न जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप मुद्दे से हट रहे हैं सर। की नागरिकता छोड़ी है और वो सारे एनआरआई वो सारे लोग थे जो जॉब देते थे यहाँ पे, जॉब करते थे, वो लोग क्यों छोड़ के चले गए? देशरत्न जी ठीक है सर, ठीक है, ओके। देखिए मैं सिर्फ एक इनका कार का जवाब दे दूं। ये जो फोर्ड वगैरह कंपनियां हैं उन्होंने पॉलिसी डिसीजन लिया कि वो छोटी कारें नहीं बनाएंगी, वो कुछ ही कार बनाएंगी। वो ब्राजील से भी गए, मैक्सिको से भी गए, उन्होंने बहुत देशों को भाग निकला। ये कांग्रेस के नेता को शायद इसका ज्ञान नहीं। ठीक है सर, क्या कहा जा रहा है कि आप लोग दिखावा करते हैं, काल्पनिक बातों पर लोगों को ले आते हैं, सिर्फ महज दिखावे की राजनीति करते हैं, जो चीज हो नहीं सकती वही चीजें बोलते रहते हैं। सत्य मैं दे दूं, हाईएस्ट नंबर ऑफ हाईवेज इंडिया में बन रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ग्राम सड़कों का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, नवीनीकरण रेलवे स्टेशनों का हो रहा है, विद्युतीकरण जितनी तेजी से हो रहा है। आपको मैं हजारों तथ्य दे सकता हूँ और वहां पर इनके तथ्य उसके आसपास भी नहीं है जो उन्होंने 70 साल किया। अखंड भारत कैसे बनाया जाएगा उसका भी तथ्य दीजिए ना सर। देखिए मैंने आपको बोला, बड़े साफ शब्दों में बोला, ये व्यक्ति देश ये जो देश है जिनको आसपास परेशानियां हो रही हैं, ये भारत की तरफ आकर्षण से आकर्षित होंगे और इसमें हमला करने वाली कोई बात नहीं। जैसा मैंने पहले भी बोला था, ये सांस्कृतिक है, दार्शनिक है और भौगोलिक भी है। और जिस तरह से भारत जिस देश में हिजाब पर इतना विवाद होता हो, जहां पर लाउड स्पीकर पे इतना विवाद होता हो, वहां हम अखंड भारत की बात करते हैं। जी ये देखिए चुनौतियां हमारे सामने हैं और अगर रामनवमी पे हमला होता है, हमारे सेशन पे अगर हमला होता है उसको भी हमको हैंडल करना पड़ेगा। और अगर हिजाब पे कुछ होता है तो हमारे कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। हमारे यहाँ व्यवस्था है चीजों से निपटने के लिए और इसलिए ये जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटना भी है, हम इससे आगे भी बढ़ना और हमें पूरा विश्वास है कि हम इन चीजों से निकलेंगे और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की आज की डेट सबसे बड़ी तब, तो इसके ऊपर इनको दुख नहीं होना चाहिए, हमारे मुझे होना चाहिए और चुनौतियों का सामना भी करना है हम, इसलिए आगे तो बढ़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।